तो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 सिविक्स लेकर आ चुका हूं मैं। और आज हम लोग मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पावर शेयरिंग। सिविक्स का पहला लेसन है पावर शेयरिंग। बहुत ही धांसू और बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत जल्दी ये ख़त्म हो जाने वाला है। तो इस चैप्टर के बाहर आपको जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है, और ये पूरा का पूरा क्रिस्टल क्लियर मैं कर दूंगा आप लोग के लिए। तो चलो चैप्टर को बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो पहला टॉपिक उठकर आ रहा है यहाँ से कि पावर शेयरिंग इन दिस ग्रुप। अच्छा, विच ग्रुप भैया? तो पावर शेयरिंग इन दिस ग्रुप, तो पहला आता है पावर शेयरिंग होता है तुमको लेबर गवर्नमेंट में। भैया लेबर गवर्नमेंट क्या है? तो लेबर गवर्नमेंट को और वर्टिकल सिस्टम और फेडरल वर्क पावर के नाम से भी जाना जाता है। लेवल ऑफ गवर्नमेंट में आता है तीन पार्ट आता है, जिसमें पहला होता है स्टेट, दूसरा होता है सेंट्रल एंड थर्ड होता है पंचायत। स्टेट लेवल गवर्नमेंट यानी कि समझ लो लेवल गवर्नमेंट इज़ अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू स्टेट, सेंट्रल एंड पंचायत। ठीक है, जिसमें स्टेट जितना भी राज्य के लिए होता है काम वो सब चीज़ करता है। सेंट्रल क्या करता है? तो सेंट्रल एक अथॉरिटी हो गया, मतलब हायर अथॉरिटी हो गया, जो कि बहुत सारे डिसीजन लेते हैं, वो कि हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या काम होता है, स्टेट गवर्नमेंट का क्या काम होता है, पंचायत का क्या काम होता है। ठीक है, और पंचायत एक एकदम लोकल लेवल पे काम करता है। ठीक है, सेकेंडली वी हैव ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। क्या है? ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट को किस नाम से जाना जाता है? हॉरिजॉन्टल सिस्टम के नाम से जाना जाता है। सेपरेशन ऑफ पावर एंड चेक एंड बैलेंस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में आता है तुमको एग्जीक्यूटिव आता है, लेजिस्लेटिव आता है, एंड थर्डली विच इज़ जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव क्या करता है? तो एग्जीक्यूटिव एक करता है तुमको लॉ बनाने के काम में मदद करता है, वो भी लेजिस्लेटिव का। ठीक है, लेजिस्लेटिव लॉ बनाता है और यहाँ पर एग्जीक्यूटिव उसको एग्जीक्यूट करता है यानी इम्प्लीमेंट कर देता है। और थर्डली विच इज़ जुडिशरी, जो कि नज़र रखता है कि कौन अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, और जो गलती कर रहा है उसको पनिशमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये फर्स्टली अडॉप्ट किसने किया गया था? तो अमेरिका ने किया था। किसको अडॉप्ट? तो चेक एंड बैलेंस को अडॉप्ट किया गया था। चेक एंड बैलेंस मानी हॉरिजॉन्टल सिस्टम को अडॉप्ट किया था। हॉरिजॉन्टल सिस्टम यानी सेपरेशन ऑफ पावर को किया था। कि भाई समझ गए? सवाल उठकर आता है कि वाई चेक एंड बैलेंस, हम लोग इसको चेक एंड बैलेंस पे क्यों कहते हैं ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट को? तो यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ पावर होता है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी के बीच में, इसीलिए इसको चेक एंड बैलेंस कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे के पीछे नज़र रखा जाता है। बताता हूँ कैसे। देखो, यहाँ पे प्रेसिडेंट, जैसे एग्जीक्यूटिव कौन हो गया? प्रेसिडेंट हो गया, जो कि साइन करके उस एक्ट को इम्प्लीमेंट करता है। और लेजिस्लेटिव क्या? वो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के आउटसाइड परफॉर्म नहीं कर सकता है। और थर्डली वी हैव जुडिशरी। जुडिशरी जो कि मतलब देखता है, नज़र करता है कि कौन अच्छा काम कर, मतलब कौन काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, और जो नहीं कर रहा है उसको पनिशमेंट देता है। ठीक है, या फिर उसको बोलता है कि तुमको ऐसे नहीं करना है, मतलब उसको एक क्या कहते हैं, डांट लगाता है। ठीक है, यही इसीलिए इन सब रीज़न की वजह से चेक एंड बैलेंस को कहा जाता है। थर्डली वी हैव सोशल ग्रुप्स एंड लास्टली वी हैव पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट। अच्छा, सोशल ग्रुप क्या है? तो एक कम्युनिटी ही हो गया सोशल ग्रुप। बस तुमको यहाँ पे कुछ उतना डीपली तुमको अभी पढ़ाना है, तो आगे मैं बताता हूँ। पॉलिटिकल पार्टी यानी कि जो भी तुम्हारा पॉलिटिकल पार्टी का एक चैप्टर भी है तुम्हारे लिए। तो पॉलिटिकल पार्टी यानी कि कोई भी एक ऐसा गवर्नमेंट जो कि एक ग्रुप ऑफ पीपल है, जो कि तुमको कंटेस्ट इलेक्शन करता है और गवर्नमेंट में अपनी पावर को होल्ड करता है। ठीक है, प्रेशर ग्रुप जो कि प्रेशर मतलब ये क्या कहते हैं, किसी अपोजिशन पार्टी की तरह वो प्रेशर ग्रुप की तरह एक्ट करता है। मूवमेंट्स क्या? तो मूवमेंट्स वही जो तुम समझ रहे हो। आगे देखो, तो अभी बताता हूँ आगे सब चीज़ें सब। फिर सेकंड टॉपिक भी क्या है कि वाई डू इट इज़ नेसेसरी टू पावर शेयरिंग। अच्छा, क्वेश्चन उठ कर आ जाता है यहाँ पे कि पावर शेयरिंग क्यों हम लोग को इतना नेसेसरी है। देखो, पावर शेयरिंग इसलिए हम लोग को नेसेसरी है क्योंकि ये हम लोग के कंट्री को यूनाइट करने के लिए काम आता है। किस चीज़ के लिए काम आता है? तो टू मेक कंट्री यूनाइटेड, और तो रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, यानी कि जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं, यानी कि अलग अलग समुदाय के लोग हैं, उन सब के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होता है उसको रोकने के लिए यहाँ पे पावर शेयरिंग किया गया है। फिर थर्डली स्टेबल द पॉलिटिकल एक्टिविटी। जितना भी अगर मान लो पॉलिटिक्स में अगर तुम्हारे पास इतना नहीं रहे पावर शेयरिंग, तो सब में आपस में लड़ाई हो सकता है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स वाला हो गया। फिर स्टेबल करता है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को। ठीक है, अब कैसे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को स्टेबल करता है, तो चलो ये देखते हैं। तो हाउ टू स्टेबल द पॉलिटिकल एक्टिविटी, देयर आर टू रीज़न। फर्स्टली इज़ प्रूडेंशियल रीज़न एंड सेकेंडली इज़ मोरल रीज़न।
प्रूडेंशियल रीज़न क्या होता है, तो जहाँ पे जो भी गवर्नमेंट है या फिर रिप्रेजेंटेटिव हैं वो डिसीज़न लेती हैं किसके बेसिस पे, तो नॉलेज के बेसिस पे। यही अगर मोरल रीज़न पे आ जाए तो यहाँ पे जो भी डिसीज़न लिया जाता है वो मेन फीचर ऑफ डेमोक्रेसी के थ्रू लिया जाता है, जिसका नाम है इक्वालिटी के बेसिस पे यहाँ पे डिसीज़न लेते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, दोनों में क्लियर है। प्रूडेंशियल रीज़न जो कि रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो टेकिंग डिसीजन लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज, एंड सेकेंडली मोरल रीज़न जो कि मेन फीचर ऑफ डेमोक्रेसी पर ही अपना डिसीजन लेते हैं, जो कि इक्वालिटी। ठीक है, कौन कौन से हम लोग ने पावर शेयरिंग देखा, किस किस के बीच में पावर शेयरिंग होता है। तो भैया मैंने सीखा आपसे कि फर्स्टली इट इज़ क्या बताओ, नहीं, फर्स्टली इट इज़ ये लेवल गवर्नमेंट, सेकेंडली ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, thirdly we have social groups, and fourthly we have political party pressure groups and movements। ठीक है, अब हम लोग को पावर शेयरिंग नेसेसरी क्यों है, तो हम सीख गए कंट्रीज़ को यूनाइट करने के लिए, फिर कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकने के लिए जो कि डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में होगा, और लास्टली पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को स्टेबल करने के लिए। कैसे करेंगे स्टेबल, तो देयर आर टू रीज़न विच इज़ प्रूडेंशियल रीज़न एंड थर्डली मोरल रीज़न। सेकेंडली मोरल रीज़न और प्रूडेंशियल रीज़न जहाँ पर नॉलेज के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं, और मोरल जहाँ पे इक्वालिटी के बेसिस पे लेते हैं। चलो अब यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक उठकर आ रहा है कि जियोग्राफिकल फीचर ऑफ बेल्जियम। जियोग्राफिकल फीचर यानी कि बेल्जियम का कैसा रूपरेखा है। अब बेल्जियम को हम लोग सीखेंगे, तो यहाँ पे दो ही कंट्री के बारे में मेन विशेषताएं हैं, एक का नाम है बेल्जियम और एक का नाम है श्रीलंका। इन दोनों के बीच में पावर शेयरिंग कैसे हुआ, यही हम लोग को जानना है। तो पावर शेयरिंग होने से पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि बेल्जियम का रूपरेखा कैसा है। तो बेल्जियम का रूपरेखा ऐसा है कि यहाँ पे बेल्जियम जो है सबसे एक स्मॉल कंट्री है यूरोप में। ठीक है, बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है कहाँ पे, यूरोप में। अब देखो, इट इज़ द कंट्री स्मॉलर देन द एरिया ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। हाँ, ये देखो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, बेल्जियम एक ऐसा कंट्री है जो कि हम लोग के एक स्टेट यानी कि जो कौन सा है, हरियाणा स्टेट से भी छोटा है उसका एरिया। समझ गए। अब बेल्जियम, अभी देखो क्वेश्चन आता है कि विच बेल्जियम शेयर्स इट्स बाउंड्री विथ विच कंट्री बताओ। तो देयर आर 4 countries in which Belgium share its boundary. Firstly it is Netherlands, secondly it is France, and thirdly it is Germany, and fourthly it is Luxembourg। ठीक है, नाम थोड़ा टेढ़ा है लेकिन याद कर लेना। तो बेल्जियम ने अपने बाउंड्रीज़ को शेयर किया है किसके साथ, नीदरलैंड के साथ, फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ, लुक्सेमबर्ग के साथ। ठीक है, सिंपल, किस किस के साथ शेयर किया है, तो नीदरलैंड के साथ, फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ और लुक्सेमबर्ग के साथ। मैंने इतना बार बोल दिया, अब तुम्हारे दिमाग में एकदम सेट हो गया होगा। एक बार आँख बंद करके बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आगे देखते हैं। इट्स पॉपुलेशन इज़ लेस देन और हाफ देन दी स्टेट ऑफ हरियाणा। इसका पॉपुलेशन भी आधा से भी कम, लेस देन या फिर और हाफ देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। समझ गए, यानी कि हरियाणा के स्टेट का आधा या फिर आधा से भी कम पॉपुलेशन है बेल्जियम का। ठीक है, क्या क्या 4 पॉइंट पढ़ा हम लोग ने। तो बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है यूरोप में। सेकेंडली इट इज़ द स्टेट विच एरिया इज़ स्मॉलर देन द स्टेट ऑफ इंडिया विच इज़ हरियाणा। एंड थर्डली बेल्जियम शेयर्स इट्स बाउंड्री विथ फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड एंड लुक्सेमबर्ग। एंड फोर्थली लास्ट पॉइंट क्या पढ़ा गया हम लोग ने, तो इट्स पॉपुलेशन इज़ हाफ और ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द ऑलमोस्ट लेस देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। ठीक है, अब देखो सर यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक उठकर आ रहा है कि एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। एथनिक यानी कि किस किस समुदाय, कौन कौन सा भाषा बोलने वाले लोग कितना % में यहाँ पे थे, तो इसको जानेंगे। तो लैंग्वेज यहाँ पे डिवाइडेड थे अलग अलग एरियाज़ में। जैसे कि 59% जो लोग थे बेल्जियम के, वो लोग फ्लेमिश रीजन में रहते थे। और कौन सी भाषा बोलते थे, तो डच भाषा बोलते थे। ध्यान से सुनो, 59% जो लोग थे वो फ्लेमिश रीजन में रहते थे और डच लैंग्वेज बोलते थे। ठीक है, और उन्हीं की जगह 40% जो लोग थे वो लोग वेलोनिया रीजन में रहते थे और फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। समझ में आई बात। तो 59% जो लोग थे वो फ्लेमिश रीजन में रहते थे और वो लोग डच लैंग्वेज बोलते थे, और जो 40% की जनसंख्या थी वो लोग वेलोनिया रीजन में रहते थे और फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। बात समझ रहे हो। और जो बचे हुए 1% थे वो लोग बेल्जियंस में रहते थे। बेल्जियंस एक कैपिटल सिटी है ब्रुसेल्स का। ठीक है, कैपिटल सिटी है तुमको बेल्जियम का, जिसका नाम है बेल्जियंस, एंड इट स्पीक जर्मन। ठीक है, वो लोग कैसा भाषा बोलते थे, तो जर्मन भाषा बोलते थे। ठीक है,
एथनिक कंपोजिशन समझ गए। चलो अब देखो इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स। अब देखो कैपिटल सिटी में आ जाओ ब्रुसेल में। तो ब्रुसेल में क्या था, तो ब्रुसेल में ये था कि 80% जो लोग थे वो लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे और 20% जो लोग थे वो लोग डच लैंग्वेज बोलते थे। बात समझे यहाँ पे 59% लोग। अच्छा देखो लैंग्वेज वर डिवाइडेड इनटू मेनी रीजन, यानी कि लैंग्वेज डिवाइड थे वहाँ के बेल्जियम के जगहों में। जैसे कि 59% लोग फ्लेमिश रीजन में रह के डच लैंग्वेज बोलते थे, 40% लोग वेलोनिया रीजन में रह के फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, 1% लोग बेल्जियंस में रह के जर्मन भाषा बोलते थे। ठीक, और यही अगर कैपिटल सिटी में चल जाए बेल्जियम के जिसका नाम है ब्रुसेल्स, तो वहाँ पे 80% लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे और 20% लोग डच लैंग्वेज बोलते थे। तो यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक उठ कर आ रहा है जिसका नाम है जियोग्राफिकल कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। अभी आप लोगों ने जाना बेल्जियम के जियोग्राफिकल कंपोजिशन के बारे में, अब आप लोग जानेंगे श्रीलंका के बारे में। तो श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है जो कि सब लोग जानते हैं, हम लोग के भारत के निचले हिस्से में है, यानी कि तमिलनाडु केरला की तरफ है। तो वो एक आइलैंड नेशन है। इट इज़ सिचुएटेड इन द साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, कहाँ पे सिचुएटेड है, तो साउदर्न कोस्ट ऑफ दी तमिलनाडु में सिचुएटेड है। देखो ये सब पॉइंट तुमको खुद से बनाना रहता है। ठीक है, और इट्स पॉइंट इज़ अबाउट 2 करोड़। इसका पॉपुलेशन कितना है, लगभग 2 करोड़ के बराबर है। ठीक है, और इसने अपने फ्रीडम को कब गेन किया था, तो फरवरी 1948 में किया था। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो जियोग्राफिकल कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका जान गए कि एक आइलैंड नेशन है, एक समुद्री टापू है, और ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये सबको पता है कि तमिलनाडु के साउदर्न कोस्ट में सिचुएटेड है, और इसका पॉपुलेशन लगभग 2 करोड़ है। और ये अपने फ्रीडम को फाउंड किया था फरवरी 1948 में। फाउंड यानी खोजा नहीं था, मतलब उसके लिए बहुत लड़ाई हुआ, ये हुआ वो हुआ, तब जाके। अब देखो यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक उठकर आ रहा है कि एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका क्या था। ठीक है, एथनिक मतलब तुम समझ गए, यानी कि लैंग्वेज का डिवाइडेशन कितने परसेंट में कितने जगह पर हुआ था। ठीक है, एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका में क्या हुआ था कि 74% जो जनसंख्या थी वो लोग सिन्हला स्पीकर थे। कैसे स्पीकर थे, तो सिन्हला स्पीकर थे। और जो 18% लोग थे वो लोग तमिल स्पीकर थे। अब 18 में से भी 18 ही तमिल स्पीकर नहीं थे, जिसमें से 13% नेटिव्स थे और 5% इंडियन तमिल थे। ठीक है, इंडियन तमिल थे कितने, 5% थे, और नेटिव्स कितने थे, तो वहाँ के रहने वाले 13% थे, और जो बचे हुए 7% हो गए वो लोग अदर रिलीजन थे। ठीक है, तो क्या समझे ऐसे कि 74% लोग सिन्हला बोलते थे, हाँ भैया। 18 विराट कोहली वाले लोग कितने बोलते थे, तो तमिल स्पीकर्स थे, जिसमें से भी 13% लोग नेटिव थे और 5% लोग इंडियन तमिल थे, और जो बचे हुए धोनी % थे वो लोग अदर रिलीजन थे। ठीक है, धोनी कोहली बगल बगल में याद कर लेना। अब देखो वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़राइबल। पावर शेयरिंग डिज़राइबल क्यों है, क्वेश्चन आ जाता है कि वाइड पावर शेयरिंग इज डिज़राइबल। ठीक है, तुम लोग का इसका आंसर बताना रहता है। तो तुम लोग का सिंपली 1 नंबर में आता है या फिर 2 नंबर में आता है, तो इसको तुमको खुद से बनाना पड़ेगा कि प्रूडेंशियल एक हो गया और दूसरा हो गया मोरल। यहाँ पे तुम रीज़न नहीं लिखोगे, ठीक है, पीछे वाले में था, क्योंकि हाउ टू स्टेबल द पॉलिटिकल एक्टिविटी, उसमें तुम लिख सकते हो प्रूडेंशियल रीज़न और मोरल रीज़न, बट यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बात अलग है। वहाँ पे प्रूडेंशियल रीज़न था, जिसका मतलब क्या था कि ऑन द रिप्रेजेंटेटिव टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज, बट यहाँ पे नहीं। यहाँ पे लिख सकते हो कि टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ लॉस और प्रॉफिट। ठीक है, अपने से तुमको यहाँ पे सेंटेंस क्रिएट करना पड़ेगा। प्रूडेंशियल हो गया, एक मोरल हो गया, जिसकी वजह से पावर शेयरिंग डिज़राइबल है। प्रूडेंशियल का यहाँ पे मतलब है लॉस या प्रॉफिट, और मोरल का मतलब हो गया यहाँ पे इक्वालिटी। ठीक है, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है 1956 एक्ट, जो कि तुम लोग को पढ़ना है। इसमें बहुत ही अच्छा एक्ट नहीं था ये तमिल वाले लोग के लिए। तो अभी जानते हैं क्यों अच्छा नहीं था तमिल वाले लोग के लिए वाला एक्ट। तो इस एक्ट में क्या था कि ये एक्ट पास हुआ था, रिकॉग्नाइज यानी कि सिन्हला को अपना ऑफिशियल लैंग्वेज श्रीलंका का बना दिया गया था, ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था। डिसरिगार्डिंग तमिल, तमिल को नहीं बनाया गया था यहाँ पे। और यहाँ पे गवर्नमेंट ने ना बहुत सारी पॉलिसीज़ भी दे दी थी किसको, सिन्हला एप्लीकेंट्स को, यानी कि जो सिन्हला लैंग्वेज बोलते थे, जो कि 74% थे, उन्हीं लोगों को यहाँ पे प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़ या फिर फेवर्ड मिला उन लोग को। कहाँ पर, तो कुछ ये यूनिवर्सिटी पोजीशन में, गवर्नमेंट जॉब्स में सिन्हला एप्लीकेंट्स को बहुत फ़ायदा मिलना था। 1956 एक्ट में ये कहा गया था। और एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन भी स्टिपुलेटेड हुआ कि स्टेट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और फोस्टर यानी कि प्रार्थना जो भी होता है वो सब करना पड़ेगा बुद्धिज़्म का। ठीक है, तो ये चीज़ तो गलत हो रहा था भाई तमिल पीपल के साथ, क्योंकि वो लोग मेजॉरिटी में नहीं थे भले, लेकिन फिर भी
उन लोग का तो बात यहाँ पे नहीं माना जा रहा था। तो यही चीज़ था, ये एक्ट समझ गए कि एक्ट पास हुआ था, सिनेला को अपना ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था और तमिल को डिसरिगार्डेड कर दिया गया था। गवर्नमेंट ने प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़ किया जिसने सिनेला एप्लीकेंट को फेवर किया कि किस चीज़ में, तो यूनिवर्सिटी पोजीशन के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ जिसमें स्टेट को शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो अब यहाँ से देखो, जो 1956 एक्ट था वो बहुत सारे मतलब जो नहीं होना था उसको भी पैदा कर दिया। कैसे किया, तो देखो इन श्रीलंका में क्या हुआ था कि जो मेजॉरिटी अब हो गए थे सिनेला स्पीकर, वो लोग डोमिनेट्स कर रहे थे, यानी कि तमिल स्पीकर को, मतलब ऐसा नहीं होता है कि क्लास के तुम मतलब एकदम हेल्दी हो और तुम छोटे छोटे जितने भी मतलब क्या कहते हैं पतले जो भी लोग हैं उन लोग के ऊपर तुम धौस जमा रहे हो, तो वही चीज़ यहाँ पे सिनेला स्पीकर कर रहे थे। वो लोग तमिल स्पीकर के ऊपर अपना धौस जमा रहे थे, तो तमिल स्पीकर डोमिनेट्स हो रहे थे यहाँ पे, उन लोग को अच्छा नहीं लग रहा था। तो वो लोग गए उन लोग के पास, सिनेला स्पीकर्स के पास, और उन लोग उनसे मांगे कि आप लोग हमारे इक्वालिटी को फिर से वापस दे दीजिए और इक्वालिटी ऑफ मेजॉरिटिज़म हम लोग को प्रोवाइड कर दीजिए। ठीक है, तमिल स्पीकर वांटेड टू गेन द इक्वालिटी ऑफ मेजॉरिटिज़म, यानी कि उनको भी मेजॉरिटिज़म का इक्वालिटी चाहिए था। बट दे डिनाइड, ऑब्वियसली उन लोगों को तो डिनाइड करना ही था, क्योंकि वो लोग भाई सीना चौड़ा करके एकदम, मतलब सीना चौड़ा करके एकदम उन लोग को और डोमिनेट करना ही चाहते थे। तो यही हुआ, उन लोग को डिनाइड कर दिया गया और अपने पास ही सारा का सारा पावर रख लिए सिनेला के स्पीकर्स। और इसी के साथ तमिल स्पीकर बहुत ज़्यादा गुस्से हो गए, एंग्री हो गए और सिविल वार क्रिएट कर दिए। अच्छा भैया, सिविल वार क्या होता है? तो ऐसा वार जो कि सिटीज़न ऑफ द सेम कंट्री के बीच में ही हो। तो श्रीलंका एक कंट्री है भैया, हाँ भैया श्रीलंका कंट्री है, बताना मेरे को कमेंट में बताना सिनेला कंट्री है कि नहीं। तो सिनेला में क्या मतलब श्रीलंका में क्या हुआ कि जो सिटीज़न्स हैं, एक ही कंट्री के सिटीज़न जो भी हैं, एक ही कंट्री के सिटीज़न में लड़ाई हो रहा था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कब स्टार्ट हुआ था, तो 1980s में वो स्टार्ट हुआ था, यानी कि 1980 में स्टार्ट हुआ था। और एक टेरिबल सेटबैक टू द सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। और ये इतना भयानक रूप ले लिया कि इसने सोशली, कल्चरली, इकोनॉमिकली लाइफ को पूरा का पूरा डिस्टर्ब करके रख दिया था। और ये फाइनली एंड हो गया 2009 में, यानी कि खूब बहुत बड़ा ये लड़ाई चला था सिटीज़न ऑफ द सेम कंट्री के बीच में। अब तो फ़िलहाल वहाँ पे सब लोग अच्छे से रहते हैं और हम लोग भी घूमने के लिए जाते हैं वहाँ पे। इसके बारे में आप लोग मतलब मोबाइल पे भी सर्च कर सकते हो कि श्रीलंका टेरिबल सेटबैक ऑफ 1980s। ठीक है, एक बार जाके देख लेना गूगल पे, बहुत अच्छे से तुम्हारे दिमाग में हो जाएगा ये, और बहुत कुछ तुमको सीखने के लिए भी मिलेगा उससे। अब आ जाते हैं लास्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा एकोमोडेशन इन बेल्जियम है। तो अच्छा, एक चीज़ यहाँ से तुम लोग क्या सीखे, देखो बेल्जियम में क्या हुआ था कि वहाँ पे पावर शेयरिंग हो गया था। वहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं था कि वो मेजॉरिटी में है तो उसको डोमिनेट कर रहा है छोटा बड़ा को, नहीं, वहाँ पे पावर शेयरिंग हो गया, जिसकी वजह से वहाँ पे कोई भी ऐसा सिचुएशन नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे श्रीलंका में कोई भी ऐसा नहीं हुआ पावर शेयरिंग, जिसकी वजह से यहाँ पे लोग भड़क गए और सिविल वार जैसी भयानक रूप ले लिए। इसलिए पावर शेयरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर कंट्री को यूनाइटेड रखना है, या फिर कन्फ्लिक्ट्स को रोकना है, या फिर तुमको क्या तो स्टेबल करना है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को। चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं एकोमोडेशन बेल्जियम। तो यहाँ बेल्जियम में क्या हुआ था कि वजह से वहाँ पे नहीं हुआ कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, तो वहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में वहाँ पे जितना डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स थे उतने ही फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर भी थे, इसीलिए वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हुए। अब देखो, स्पेशल लॉज टू बिकम एक्ट, मतलब कुछ अनेक स्पेशल यानी स्पेशल लॉज वहाँ पे क्या कहते हैं एग्जीक्यूट हो गए, जिसमें मेजॉरिटी को फेवर नहीं किया और हर लैंग्वेज ग्रुप को मेजॉरिटी का दर्जा दिया गया। ठीक है, अब स्टेट गवर्नमेंट अब सबऑर्डिनेट नहीं रहा सेंट्रल गवर्नमेंट को, यानी कि अब स्टेट गवर्नमेंट अपने सिटीज़न के लिए सिटीज़न ऑफ देयर स्टेट्स के लिए कुछ भी वो काम कर सकता था, और उसके बदले में उसको कोई भी चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछना या जांचना नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखो आगे यहाँ पर आता है, तो थर्ड यहाँ पर अब देखो 2-3 तुम जान गए कि इक्वल नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स थे, और यहाँ पे स्पेशल लॉज को भी एक्ट किया गया जो कि मेजॉरिटी दे रहा था फ्रॉम ईच लैंग्वेज ग्रुप। ठीक है,
अब देखो आगे देखते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट था वो सबऑर्डिनेट नहीं रहा, किसके लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। और जो वहाँ पे ब्रुसेल्स था जो कि कैपिटल सिटी था, जहाँ पे तुमको फ्रेंच का लैंग्वेज ज़्यादा था और डच का कम था, तो वहाँ पे क्या हुआ कि ये सेपरेट गवर्नमेंट यानी कि एक अलग गवर्नमेंट वहाँ पे फॉर्म हो गया, जिसमें इक्वल रिप्रेजेंटेटिव थे फॉर बोथ द लिंग्विस्टिक ग्रुप, यानी डच और फ्रेंच के लिए अलग अलग इक्वल नंबर में स्पीकिंग मिनिस्टर्स को रख दिया गया ब्रुसेल्स में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक कम्युनिटी गवर्नमेंट है जो कि एग्ज़ाम में आना निश्चित है कि व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो थर्ड गवर्नमेंट कॉल्ड द कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द डच एंड फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पीपल इन चेंज ऑफ लैंग्वेज कल्चरल एंड एजुकेशन इशूज़। देखो क्या होता है ना कि कम्युनिटी गवर्नमेंट एक ऐसा गवर्नमेंट है जो कि थर्ड गवर्नमेंट, ऐसे लिख सकते हो कि थर्ड गवर्नमेंट कॉल्ड द कम्युनिटी गवर्नमेंट, और कम्युनिटी गवर्नमेंट टेक डिसीजन ऑन दी क्या चीज़ प्रोवाइड करती है, तो वो लैंग्वेज प्रोवाइड कर देगी। मान लो कल्चरल के लिए कुछ तुम्हारे बिना मतलब क्या कहते हैं, कोई इशू हो गया तुम्हारे क्रिएट में, जैसे कल्चरल इशू हो गया, एजुकेशनल इशू हो गया, हेल्थ इशू हो गया, वो सब चीज़ में तुम्हारे वो पार्ट लेती है कौन? कम्युनिटी गवर्नमेंट। बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ तुम्हारा हो चुका है यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट बहुत ही बेहतर तरीके से। और इस चैप्टर में वैसे तो तुमको थोड़ा रटना ही पड़ेगा, और जिस हिसाब से मैंने तुमको पढ़ा दिया उस हिसाब से शायद तुमको रटना भी ना पड़े, लेकिन हाँ, रिवीजन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बी पार्ट ऑफ दी 95%। समझ गए बात को? अब देखो ये चैप्टर हो चुका है तुम्हारा पूरा का पूरा कंप्लीट। अब तुमको यहाँ पे मैं कुछ एक्सरसाइज दे रहा हूँ जो कि तुमको ज़रूर से कर लेना चाहिए अगर तुमको 95% से ऊपर स्कोर करना है तब। चलो अब मैं बताता हूँ कौन कौन सा क्वेश्चन है वो। अब देखो तो यहाँ से पहला क्वेश्चन उठकर आ रहा है कि व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ दिस। ये क्वेश्चन लड़ता है बोर्ड एग्जाम में। तो व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, ये तो सबको पता है कि पहला हो गया तुमको ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, पहला हो गया तुमको लेबल्स ऑफ गवर्नमेंट, सेकंड हो गया ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, थर्ड हो गया सोशल ग्रुप एंड फोर्थ हो गया पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट्स। अच्छा अब देखो इसी को बस एग्जांपल के रूप में दे देना था। तो सबसे पहला मान लो अगर तुम लिखते हो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, चलो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट से ही स्टार्ट करो। तो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट को और किस नाम से जानते हो? तो हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर को जानते हो। ठीक है, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट भी लिख सकते हो, लेकिन हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर लिखोगे तो तुम एक डिफिनीशन क्रिएट कर सकते हो। तो क्या लिखोगे? हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर में इट इज़ द शेयरिंग ऑफ पावर अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, जो कि मैंने बोला। और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? तो पावर शेयरिंग बाय द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। सिंपल। अब देखो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर क्या होता है? वर्टिकल डिवीजन वही लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, तो इट इज़ द सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, वही चीज़ हो गया। अब देखो इसमें एग्जांपल क्या हो गया कि एक जनरल गवर्नमेंट है जो कि इंटायर कंट्री के लिए होगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, और यहाँ पर एक गवर्नमेंट हो गया जो कि प्रोविंशियल और रीजनल लेवल के लिए, जो कि स्टेट हो गया या फिर पंचायत हो गया। ठीक है, सोशल ग्रुप्स क्या है? तो ऐसे पीपल जो कि सोशल हैं, लेकिन वो डिफरेंट है किस चीज़ के लिए? रिलीजियस के लिए और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के लिए। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा? कम्युनिटी गवर्नमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या तुमने जाना? पावर कैन ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट ग्रुप्स विच डिफरेंट सोशल लाइक डिफरेंट रिलीजन एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के भी वो अलग हैं, यानी कि अलग अलग समुदाय के सोशल ग्रुप्स। ठीक है, समझ गए? पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, इसका क्या मतलब है? तो हम लोग के कंटेम्पोरेरी डेमोक्रेसी में इंडिया में जो होता है, तो इंडिया में पावर डिवीज़न हो जाता है कंपटीशन के रूप में। यानी कि यहाँ पे कंपटीशन होता है कि जो सबसे ज़्यादा सीट ऑक्यूपाई करेगा वही राजगद्दी पे बैठेगा। राजगद्दी यानी कि यहाँ पे तुमको प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पावर किसी एक आदमी के हाथ में नहीं रहता है, यहाँ पे शेयर्ड रहता है अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी समझा दिया कि जो कंटेस्ट द इलेक्शन होल्ड द पावर इन द गवर्नमेंट। ठीक है, और उनके पास डिफरेंट आइडियोलॉजी एंड सोशल ग्रुप। समझ गए? बहुत सिंपल चीज़ है कि हम लोग के इंडिया में पावर किसी एक हाथ में नहीं रहता है, वो शेयर होता है अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़, और यहाँ पे कंपटीशन क्रिएट होता है। जैसे अभी कौन कंपटीशन पर क्रिएट हो रहा है? तो यहाँ पे बीजेपी है, फिर कांग्रेस हो गया, ये सब चीज़ के बीच में कंपटीशन क्रिएट हो रहा है। तो यही चीज़ क्या हो गया? पॉलिटिकल पार्टीज़, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। आगे कुछ मैं तुमको 10 क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, जो कि एग्ज़ाम में लड़ेंगे। मैं जो पढ़ाया हूँ बस उसी से क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा बाहर से कोई क्वेश्चन आया ही नहीं है पिछले कितने साल में। ठीक है, तो ये 10 के 10 क्वेश्चन तुम ज़रूर से बना लेना। देखो 10 के क्वेश्चन ये वाले हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 19, 20, 30। बड़ा सिंपल सब क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सबको सॉल्व कर लेना और अपने बोर्ड एग्ज़ाम में 95% से ऊपर लाना है सब लोग को है। तो चलो फिर आज का यहीं पे तुम लोग का क्लास होता है ख़त्म। चैप्टर नंबर 1 इज़ क्लियर। बाय बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।